हाँ, नमस्कार। और रासायनिक बलगतिकी में जो कल हमने आपको वीडियो डाला था उसमें हमने वेग नियम तक पढ़ाया था। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ से हम शुरू करेंगे आज। तो पहला जो कारक है, तो वेग नियम जो हमने आपको बताया था कि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। तो पहला कारक हमारा है साहब सांद्रता। अब इसमें जो प्रश्न आता है, शॉर्ट प्रश्न आता है, आपसे कह देता है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम बताओ। तो 4 कारक, या तो 4 कारक लिखा देगा या किसी कारक विशेष का वर्णन करा ले। अव्वल तो यही पूछा जाता है 4 कारकों के नाम लिखिए, 1 नंबर में ये प्रश्न आता है। तो पहला कारक है सांद्रता। तो हमने कल आपको बताया था लॉ ऑफ मास एक्शन में, वेग नियम में या द्रव अनुपाती क्रिया के नियम में, कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। यानी अगर क्रिया कारकों की सांद्रता बढ़ाओगे तो वेग नियम से क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाएगा। सांद्रता बढ़ेगी, वेग बढ़ेगा। सांद्रता कम रखोगे, वेग कम होगा। तो पहला बिंदु क्या है, सांद्रता। यानी अगर क्रिया कारकों की सांद्रता बढ़ाई जाए तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। किससे? वेग नियम के आधार पर। अब दूसरा बिंदु आता है दाब। देखो साहब, दाब के क्रम में क्या बात है, आप जानते हैं दाब के बारे में कि जो वॉयल का नियम था, यानी P प्रोपोर्शनल 1/V, पढ़ा है वॉयल का नियम 5वीं पाठ में, 11वीं में। तो अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो आयतन में कमी आती है। सही बात? सोचो जरा, उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। अगर दाब बढ़ाएंगे तो आयतन में कमी आएगी, और आयतन में कमी आएगी यानी क्रियाकारक अणु पास पास आएंगे। जब क्रियाकारक अणु पास पास आएंगे तो उनकी सांद्रता बढ़ेगी, और सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होएगा, वेग बढ़ेगा। अभी अभी तो बताया था वेग नियम से, क्या कि वॉयल का नियम लगाएं, यानी दाब बढ़ाने पर आयतन में कमी आती है, क्रियाकारक अणु पास पास होते जाते हैं, जिससे उसकी सांद्रता अधिक हो जाती है। और सांद्रता अधिक हो जाती है तो सांद्रता किस बात पर निर्भर करती है, वेग को बढ़ाती है। वेग नियम से सांद्रता प्रोपोर्शनल वेग। तो दूसरा बिंदु, यानी दाब बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाता है। तीसरी बात, ताप। देखो, ताप के क्रम में 2 बात है। जब ताप आप बढ़ाओगे तो क्या बात होती है, 2 प्रकार की बातें संभव होती हैं। एक तो अभिक्रिया पर निर्भर करता है, अभिक्रिया ऊष्माशोषी है या अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। अगर अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, यानी क्रियाकारक अणु क्रिया करते समय ऊष्मा को ग्रहण करते हैं, ऊष्माशोषी, तो अब तुम अगर ताप बढ़ा रहे हो और उसका स्वभाव कैसा है, ऊष्मा को लेना, और आप क्या कर रहे हो, ऊष्मा दे रहे हो, तो क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्करें बढ़ेंगी, टक्करें बढ़ेंगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। इसलिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ता है।
और अगर ऊष्माक्षेपी है यानी क्रियाकारक क्रिया करते वक्त ऊष्मा त्याग रहे हैं और तुम उसको गर्म कर रहे हो, तो क्या होगा, ताप बढ़ाने पर वो तो छोड़ छोड़ के दूर चले जाएंगे क्रियाकारक अणु। यानी क्रिया का कैसा होना चाहिए, ऊष्मा शोषी होना चाहिए। अगर अब क्रिया ऊष्मा शोषी है और आप ताप बढ़ाते हो तो क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्करें बढ़ेंगी। टक्करें बढ़ने से क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अब क्रिया का वेग बढ़ता है। अब चौथी बात आती है उत्प्रेरक। 3 बिंदु हो गए साहब। चौथी बात उत्प्रेरक, वे पदार्थ जो अब क्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, यानी घटाते भी हैं बढ़ाते भी हैं, ऐसे उत्प्रेरक होते। लेकिन उत्प्रेरक की जो उपस्थिति होती है अब क्रिया में, वो क्या करती है कि वो सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देती है। यानी क्रियाकारक अणु अब क्रिया में ज्यादा भाग लेंगे, जिससे क्या होगा, अब क्रिया का वेग बढ़ेगा। सक्रियण ऊर्जा के बारे में हम थोड़ी देर बाद बताएंगे इसी चैप्टर में, वो अकेला अपने आप में एक बिंदु है। सक्रियण ऊर्जा यानी कि क्रियाकारक अणु क्रिया कर रही, तो उत्पाद जब बनाएंगे वो, तो उनके पास कुछ ऊर्जा होना अनिवार्य है जिससे कि वो अणु टक्कर कर सके। तो उत्प्रेरक जब उसमें डाल देते हैं तो उस सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। कम हो जाता है तो उसमें ज़्यादा भाग लेंगे। जैसे आप लोग कोई पेपर दे रहे हो, उस पेपर की मानो 75% सरकार ने नियुक्त किए, भाई 12वीं में जो 75% लाएगो वही वह पेपर में भाग लेगो। अब कोई जैक जुगाड़ लग जाए, वह 60% कर दें तो ज़्यादा लड़के भाग लेंगे कि नहीं। ये मतलब है सक्रियण ऊर्जा का। यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देती है, और सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देगी तो क्या होगा, उसमें क्रियाकारक अणु ज़्यादा भाग लेंगे, जिससे अब क्रिया का वेग बढ़ता है। 5वां बिंदु, विकिरण की उपस्थिति। देखो बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो सामान्य रूप में तो मंद गति से होती हैं। जैसे सामान्य रूप से आप देखो H2 + Cl2 ट्वाइस HCl, ये जो क्रिया है हैलोजनीकरण की, ये क्रिया सामान्य रूप से तो क्या मंद गति से होती है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में विकिरण की उपस्थिति में ये अब क्रिया तीव्र गति से होती है। यानी विकिरण की उपस्थिति अब क्रिया के वेग को बढ़ा देती है। तो 5 बिंदु हो गए। 6वां बिंदु क्षेत्रफल। 6वां बिंदु क्या है, क्षेत्रफल। तो यदि क्रियाकारकों का क्षेत्रफल अधिक है तो उसमें क्या है, उनको टक्कर करने के लिए अधिक स्थान मिलेगा। जब टक्कर करने के लिए अधिक स्थान मिलेगा तो अब क्रिया का वेग बढ़ता है। तो आपने देखा होगा, नमक के डेले को घोलो, क्षेत्रफल कम है, और नमक को चूर्णित अवस्था में घोलो, क्षेत्रफल ज्यादा है। जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्रियाकारक अणुओं को टकराने के लिए स्थान बढ़ेगा। जब टक्करें बढ़ेंगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो अब क्रिया का वेग बढ़ता है। यानी नमक का डेला आप घोलोगे वो देरी से घुलेगा, अगर चूर्णित अवस्था में उसको घोलोगे तो वो जल्दी घुल जाएगा। ऐसे ही कोयले के डेले को जलाओ, देरी से जलेगा, चूर्ण को जलाओ उसके को, तेजी से जलेगा। क्यों? क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। तो इस तरह से 6 बिंदु हो गए। 7वां संघट्ट, प्रभावी संघट्ट। 7वां बिंदु क्या है साहब, प्रभावी संघट्ट। यानी क्रियाकारक अणुओं को उचित दिशा में टक्कर कराई जाए, जिससे कि वो इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर दे कि उत्पाद बन जाए, तो अब क्रिया का वेग बढ़ता है। यानी संघट्ट कैसा होना चाहिए, क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर कैसी होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए।
जिससे कि क्या है, अवक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो इस तरह से मैंने ये आपको 7 बिंदु इसके बताए। पहला सांद्रता, अगर क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ाई जाए तो वेग नियम से अवक्रिया का वेग बढ़ता है। दूसरा बिंदु हमने बताया दाब, दाब बढ़ाएंगे आयतन में कमी आएगी, आयतन में कमी आएगी क्रियाकारक अणु पास पास आएंगे, पास पास आएंगे सांद्रता बढ़ेगी तो अवक्रिया का वेग बढ़ता है। तीसरी बात ताप, ताप बढ़ाने से टक्करें बढ़ेंगी, टक्कर बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अवक्रिया का वेग बढ़े। चौथा उत्प्रेरक, अवक्रिया में क्या काम करता है, ये सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे क्रियाकारक अणु ज्यादा भाग लेंगे क्रिया में और अवक्रिया के वेग को बढ़ाए। इस तरह से मैंने ये सारे बिंदु आपके सामने डिस्कस करे। अब आता है अगला बिंदु इसका विशिष्ट अवक्रिया वेग। अगला बिंदु है साहब विशिष्ट अवक्रिया वेग। अवक्रिया वेग क्या है साहब विशिष्ट अवक्रिया वेग? आप जानते हैं कोई अवक्रिया हम लेते हैं, कैसे, ए से उत्पाद, ए से उत्पाद कोई अवक्रिया ली। अब इसमें क्या करें, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाइए वेग नियम से, बाई लॉ ऑफ मास एक्शन वेग नियम लगाएं, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम लगाइए। कैसे, अवक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है, वेग नियम लगा दिया। अब प्रोपोर्शनल हटाएं तो कोई स्थिरांक लगाते हैं, dx अपॉन dt बराबर k। अब मान लिया आपने क्रियाकारकों की जो सांद्रता है A, वो इकाई है, एक है, इस मान को इसमें रख दो, क्या बात हो जाएगी, dx अपॉन dt बराबर k। यानी परिभाषा क्या बनेगी विशिष्ट अवक्रिया वेग की, कि यदि क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अवक्रिया का वेग ही विशिष्ट अवक्रिया का वेग कहलाता है। क्या परिभाषा बनी विशिष्ट अवक्रिया वेग की, यदि क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अवक्रिया का वेग ही विशिष्ट अवक्रिया का वेग कहलाता। अब या की विमा निकालो, देखो बड़े प्रेम से, सांद्रता में परिवर्तन, यानी विमा निकालेंगे सांद्रता बटे समय, यही तो हुई, के बराबर, के बराबर सांद्रता बटे समय। और सांद्रता क्या है, अणुओं, ग्राम अणुओं की संख्या, मोल की संख्या है, यानी कि क्या हो जाएगी साहब, इकाई आयतन में पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या, यानी मोल बटे लीटर सांद्रता हो गई। और समय तुम्हारा चल ही रहे हो, अब इसको ऊपर ले जाओ, मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स, समय को सेकंड में ले लो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आपसे विशिष्ट अवक्रिया वेग की विमा लिखवा सकता है, ऐसा प्रश्न आ जाता है, जिसमें क्या है, प्रथम कोटि अवक्रिया की विमा क्या है, शून्य कोटि की क्या है, द्वितीय कोटि की क्या है, विशिष्ट अवक्रिया वेग की विमा क्या है। तो आप जिसे जब पूछा जाए कि विशिष्ट अवक्रिया वेग की विमा लिखो तो आप लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अक्सर ये प्रश्न आते रहते हैं। अब हम एक सामान्य अवक्रिया के लिए इस बात को चेक करते हैं, जरा देखें विशिष्ट अवक्रिया वेग की ये विमाएं सामान्य अवक्रिया के लिए। मैं कोई अवक्रिया लिख रहा हूं, उस अवक्रिया के आधार पर एक जर्नल फॉर्मूला अपन कायम करेंगे और उससे हम सभी की विमाएं निकाल या मात्रक उसके निकाल सकते हैं। चेक करें जरा, माना कोई अवक्रिया
माना कोई अभिक्रिया निम्न है, M1A प्लस M2B प्लस M1C M3C बराबर उत्पाद, ये कोई अभिक्रिया है। ठीक है साहब। अब देखो वेग नियम लगाओ, क्रिया कारकों की सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। लगाएं साहब, तो dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल क्रिया कारकों की सांद्रता A M1 फिर B गुणनफल के M2 फिर C M3। अब प्रोपोर्शनल हटा दो, ले साहब dx अपॉन dt बराबर के A की सांद्रता M1 B M2 C M3। अब dx क्या है? सांद्रता बटे समय। सही बात, इसको लिख दिया, ये सांद्रता ये समय, इसको लिखें के। देखो सांद्रता की घात M1, सांद्रता ही तो है ही, फिर यह लिख दो सांद्रता की घात M2, फिर लिख दो सांद्रता की घात M3। देखो आधार जब समान होते हैं घात आपस में जुड़ जाती है, जोड़ के लिख दो। कैसे लिखोगे? कि सांद्रता की घात M1 प्लस M2 प्लस M3। अब देखो यहां भी सांद्रता, यहां भी सांद्रता, इधर लिख दो सांद्रता बटे समय। अब मैं यह सांद्रता इतकु ला रहा हूं नीचे, तो ये घात जब नीचे आएंगी और फिर ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएंगी? एक में तो घट जाएंगी ना, ऊपर जाती हैं तो ऋण की हो जाती हैं। तो देखो के बराबर लिख रहा हूं, थोड़ा सा 10वीं का गणित लगाना यहाँ। सांद्रता, चलो ये स्टेप बढ़ाई दूं मैं, बटे समय, और यहां लिख रहा हूं सांद्रता की घात, भाग दे दियो मैंने M1 प्लस M2 प्लस M3। ई मैंने यहां ते या में भाग दे दियो, भाग दे देंगे तो ये बात आएगी। अब देखो सांद्रता ऊपर, इसकी तो घात है 1 और सांद्रता नीचे, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं। चेक करें जरा, सांद्रता की घात 1 माइनस है M1 प्लस M2 प्लस M3 बटे समय। अब अलग अलग कोटि के लिए हम इस समीकरण को याद रखो, अलग अलग कोटि के लिए हम आसानी से विमाएं मात्रक निकाल सकते। जैसे हम शून्य कोटि के लिए निकालना चाहें तो पहला एग्जाम्पल जो पेपर में आते हैं कि शून्य कोटि अवक्रियाओं की विमा क्या होगी। देखो साहब, शून्य कोटि में क्या है? M1 शून्य कोटि के लिए M1 प्लस M2 प्लस M3 बराबर 0, यानी अवक्रिया का वेग किसी भी क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अवक्रिया कहलाती है। तो इसमें आप मान रख दो M1 प्लस M2 प्लस M3 बराबर 0 रखो, रखोगे तो K बराबर बंधु क्या आएगा? सांद्रता 1 माइनस 0 बटे समय, यानी सांद्रता बटे समय। और सांद्रता बटे समय की तो देखो अभी अभी हमने निकाली थी पिछले पन्ने पर ही, क्या थी? जरा लिखो, मोल मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आपके शून्य कोटि अवक्रिया के लिए जो मात्रक होगा विशिष्ट अवक्रिया के वेग का, वो क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब आपसे पूछ ले प्रथम कोटि के लिए, प्रथम
कोटि अवक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि में आप क्या करोगे, m1 प्लस m2 प्लस n3 इसका मान रख दीजिए 1। तो 1 रखो बंधु, m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर 1। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे, सांद्रता की घात 1 माइनस 1 बटे समय, और इधर हो जाएगा सांद्रता की घात 0 बटे समय। अब किसी की भी घात 0 मत लिख दीजिए, 1 हो गए, कछु की घात लिख ले 0, 100 की, 1000 की, 500 की, उसका मान कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। तो ये हो गया 1 बटे समय, यानी समय इनवर्स या सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि अब पूछता है अक्सर पेपर में, प्रथम कोटि अवक्रिया का जो वेग है, सॉरी विमा है, वो किसके, सेकंड इनवर्स के बराबर होती है। अच्छा, तो क्या आ जाएगा, तो प्रथम कोटि की विमा क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स या समय इनवर्स के बराबर। अब आपसे पूछ ले साहब द्वितीय कोटि अवक्रिया के लिए बताइए, आप क्या करोगे, एक उदाहरण अपने आप करियो या कोई और पूछ ले तुमसे। तो आपका काम क्या होगा, इस 2 की पूछे तो m1 प्लस m2 प्लस m3 इसका मान 2 रख देंगे, 2 रखेंगे तो 1 माइनस 2 यानी माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये मोल तो इनवर्स हो जाएगा, लीटर हो जाएगा प्लस में, और सेकंड इनवर्स इस तरह। तो मैंने आपको विशिष्ट अवक्रिया का वेग की परिभाषा बताई, उसकी विमा निकालना बताया। इस तरह से हम इनकी विमाएं ज्ञात करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।